दोस्तों 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के जख्म अभी पूरी तरह से भरे भी नहीं हैं कि उत्तराखंड में स्थानीय लोगों को एक बार फिर ग्लेशियर टूटने से प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में इस तरीके की तबाही बार बार क्यों होती है? कहीं आदमी अपना स्वार्थ साधने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा? मुझे यहाँ न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम याद आता है। हम जब प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं तो प्रकृति भी जब अपनी पर आती है तो वह हमारे साथ छेड़खानी करती है, और जिसका खामियाजा बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ता है। आज भी वही पुरानी बात हुई। गरीब लोग, मजदूर लोग, मजबूर लोग जो वहाँ काम कर रहे थे, उन्हें अपनी जान गंवाकर बड़े लोगों के सपने को पूरा करने में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। अब कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ अच्छा नहीं है। आपको याद होगा, महादेव शिवशंकर भी मां गंगा को अपनी जटाओं में बांध नहीं पाए थे, तो क्यों यह आदमी डेवलपमेंट के नाम पर मां गंगा की निर्मल धाराओं को बांध बनाकर बांधने का प्रयास करता है, और जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ता है। ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा हो रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं ऋषि गंगा ग्लेशियर के टूटने की। अब मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, ऋषि गंगा ग्लेशियर के टूटने से आई बाढ़ पर सवार होकर आई मौत रैनी और तपोवन के बीच करीब 1 घंटे तक नाचती रही। पहले ऋषि गंगा और फिर धौली गंगा में उफान मारती लहरों ने किसी को बचने का मौका नहीं दिया। जो भी उसकी चपेट में आया उसे लील कर लिया। राहत और बचाव कार्य शुरू होने के बाद मलबे से निकल रहे सब बाढ़ की क्रूरता को बयां कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। सुबह के वक्त जिसने भी ऋषि गंगा और धौली गंगा का विकराल रूप देखा, वह सन्न रह गया और सहम उठा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में बाढ़ को देखकर चिकते लोगों का भय साफ नजर आ रहा है। ऊंचाई पर खड़े लोगों ने दूर से धौली गंगा को उफलते हुए देख लिया। तबाही को आते देख लोगों ने चीखते हुए नीचे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों को सावधान करने की पूरी कोशिश की। लोगों ने चीखते चिल्लाते हुए लोगों को ऊपरी इलाके में आने को कहा, पर बाढ़ की भीषण आवाज और दूरी होने की वजह से उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच पाई। प्रोजेक्ट एरिया में मचती तबाही को देखकर कुछ लोग तो बिलक बिलक कर रोने लगे। करीब 1 घंटे तक पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी और भय का माहौल बना रहा। नदी का पानी सामान्य होने के बाद लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। रैनी गांव के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक राजेंद्र सिंह परमार बताते हैं कि इस घटना के तत्काल बाद मैं अपने स्कूल की स्थिति देखने के लिए रवाना हो गया। वहां जाकर नज़ारा देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। बैराज प्रोजेक्ट एरिया पूरी तरह से तबाह हो चुका था। जहां हमेशा बड़ी संख्या में लोग हुआ करते थे, वहां अब बिल्कुल वीरान और वीराना पसरा हुआ था। चारों तरफ बाढ़ के साथ आया मलबा ही मलबा फैला हुआ था। स्थानीय ट्रांसपोर्टर पुष्कर सिंह रावत बताते हैं कि बाढ़ की वजह से हुए नुकसान को देखकर दिल भर आता है। अगर मैं बात करूं तो 9 से ज्यादा गांव के यातायात कट चुके हैं पूरी तरीके से। बाढ़ की वजह से नीति वैली के कई गांव यातायात से कट गए हैं। राजेंद्र सिंह परमार बताते हैं कि रैनी को नीति वैली से जोड़ने वाला एक बड़ा पुल था। आज वो पुल कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई और छोटे छोटे पुल अभी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इन पुलों के जरिए नीति वैली के रैनी, मल्ली, रैनीपल्ली, पैण, जुमागाड़, सूखी, सुरईखेल, भल्ला, जुगसू, लाता समेत कई बड़े गांव जुड़े थे। यहाँ काफ़ी बड़ी आबादी रहती थी। पुल टूटने से ये लोग अब इस क्षेत्र से कट गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छुट्टी और दिन का वक्त होने की वजह से इस नुकसान को हम काफ़ी कम आंक रहे हैं। दरअसल रविवार की छुट्टी और दिन का वक्त होने की वजह से आपदा का नुकसान काफ़ी कम आंका जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह आपदा रात के वक्त आती तो तबाही और भी भयावह हो सकती थी। मालूम हो कि वर्ष 2013 में केदारनाथ धाम की आपदा रात के वक्त आई थी। रात का वक्त होने की वजह से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया था, और केदारनाथ आपदा में कई हजार लोग मौत का शिकार हुए थे।
और अंत में मैं दोस्तों आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर आप ध्यान ना दें और कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड ना करे जिसका संबंध इस प्राकृतिक आपदा से ना हो। गुमराह करने की कोशिश ना करें। आप कोशिश करें कि लोगों की मदद करें। किसी भी स्तर पर अगर उनकी मदद कर सकते हैं तो आप मदद करें। जिसने भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इस प्राकृतिक आपदा में खो दिया है तो मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि उन सभी लोगों को। और सरकार इस पे ध्यान दे। सरकार कोशिश करे कि इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो भविष्य में कभी ना हो और उस पर काम किया जाए। गलती चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन जो चला गया है वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन इन गलतियों से हम कुछ सीख ज़रूर सकते हैं। और अंत में भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।